जी, कोडिंग कोडिंग बेसिकली सभी हम वाकिफ़ हैं कोडिंग से। तो कोडिंग हमारे लिए हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और इवन के मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है बाइनरी कोडिंग क्या होती है। ठीक है, कोडिंग क्या है? कोडिंग डाटे के फॉर्मेट को चेंज करना। डाटे के फॉर्मेट को हम क्यों चेंज करते हैं? डाटे के फॉर्मेट को हम इसलिए चेंज करते हैं कि हम डाटे को स्टोर कर सकें, ठीक है, मेमोरी में, और डाटे को महफूज कर सकें किसी भी इलीगल यूजर से, या डाटे को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन से तक सेंड करने के लिए, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए भी हम डाटे को इनकोड करते हैं। तो मुख्तलिफ मैकेनिज्म है इनकोडिंग के लिए जो कि हम मुख्तलिफ सिनेरियो में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सबसे जो फेमस है वो बाइनरी कोडिंग है, ठीक है, बाइनरी कोडिंग है। और उसके बाद फिर हम जो यूज़ करते हैं वो आस्की कोडिंग यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में जो यूज़ होती है वो आस्की कोडिंग है। आस्की कोडिंग एक ऐसी कोडिंग है जो कि कंप्यूटर में इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ की जाती है, ठीक है। और ये 7 बिट्स कोडिंग है, यानी कि हर कैरेक्टर को इसने 7 बिट्स में स्टोर करना है। लेटेस्ट आज की कोडिंग जो है वो 8 बिट भी है। इट मीन्स कि हर हर कैरेक्टर को उसने 8 बिट यूज करते हुए स्टोर करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये आज की इंटरनेशनल लेवल पे एक कोडिंग स्कीम है डाटा को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी हैं। इसके अलावा हमारे पास बाइनरी है, ठीक है, बाइनरी कोडिंग, ठीक है, जिसमें हमारे पास हम बाइनरी कोड, ठीक है, हमारे पास बाइनरी कोड है जिसमें हमारे पास 0 और 1 होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक कोडिंग स्कीम है। इसी तरह हमारे पास हैफमैन कोडिंग स्कीम भी एक मौजूद है जो कि हम यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, या डाटा को इनकोड करने के लिए, या डाटा को कंप्रेस करने के लिए। डाटा को कंप्रेस करने के लिए भी हम इनकोडिंग स्कीम या हैफमैन कोडिंग यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट वही डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कंपैक्टली टेक्स्ट डाटा को, किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है। मोस्टली हफमैन कोडिंग जो है वो टेक्स्ट डाटा को कंप्रेस करने के लिए, हम कहते हैं कि ये विनरॉर की फाइल है, या फाइल को हम कंप्रेस कर लेते हैं। जब हम फाइल को कंप्रेस करते हैं तो फाइल का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। वो फाइल का साइज, सपोज कि मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, ये एक फाइल है जिसका साइज है 10 MB है, 7 MB, ठीक है, ये साइज है इसका। लेकिन जब मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, कंप्रेस होने के बाद यही फाइल मेरे पास 3 MB की रह जाती है, ठीक है। तो ये कंप्रेस करने से, कंप्रेस जो हमने डाटा को कंप्रेस किया है, तो ये बेसिकली फाइल को रिड्यूस करता है, फाइल के साइज को रिड्यूस करता है। रिड्यूस करना इससे क्या मतलब है? इट मीन्स कि ये जो फाइल थी ये मेमोरी के अंदर 7 MB लोकेशन इसको रिक्वायर थी स्टोर होने के लिए, जबकि ये रिड्यूस होकर ये 3 MB अब स्पेस रिक्वायर करेगी डाटा को स्टोर करने के लिए। इट मीन्स कि हमने नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो कम कर दी, नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो कम कर दी। कोडिंग का, हैफमैन कोडिंग का मेन मकसद ही यही है कि हमने डाटा को कंप्रेस करना है, और डाटा को कंप्रेस करके जो फाइल है, ठीक है, डाटा है, उसके जो बिट्स हैं उसको रिड्यूस करना है। और बिट्स को हम इस एल्गोरिथम के अंदर कॉस्ट का नाम देंगे, ठीक है, कि हमारी मेमोरी की कॉस्ट कितनी है उसको हमने रिड्यूस करना है। क्लियर? जी, आस्की 7 बिट कोड है हमारे पास। जी, इसके एग्जांपल है, ये हमारे पास ये एक डाटा है, ठीक है, ये एक डाटा है जिसमें मुख्तलिफ करैक्टर्स हैं। ऑलमोस्ट इसमें 19 करैक्टर्स हैं, ठीक है, इस डाटा के अंदर ऑलमोस्ट 19 करैक्टर्स हैं। और हर करैक्टर, ये एक करैक्टर है और इस करैक्टर का कोड ये है। हर करैक्टर का 7 बिट कोड है। ये n करैक्टर है, इसका कोड ये है। स्पेस है, स्पेस का कोड ये है। हर करैक्टर का कोड 7 बिट्स कोड है,
ठीक है। तो टोटल 19 कैरेक्टर है। तो हम इस पूरी फाइल का, पूरे मैसेज का जो स्पेस है या जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी मेमोरी रिक्वायर है इस डाटे को या इस मैसेज को स्टोर होने के लिए। ठीक है, कितने नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड हैं इस सेंटेंस को, इस डाटे को या इस मैसेज को स्टोर होने के लिए। वो हम आस्की के लिए, अभी हम आस्की के लिए कर रहे हैं, जर्नल जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो कि 7 बिट है। तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 19 कैरेक्टर है और हर एक कैरेक्टर 7 बिट यूज करता है। हर एक कैरेक्टर को 7 बिट चाहिए स्टोर होने के लिए। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 133 बिट्स की जरूरत होगी इस डाटे को स्टोर करने के लिए। ठीक है, 133 बिट्स जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कैलकुलेट किए इस पूरे सेंटेंस को स्टोर करने के लिए। क्लियर? ये एक मैकेनिज्म है, हम डाटे को स्टोर करते हैं आस्की कोड में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कोड हैं जिसमें हमारे पास बाइनरी कैरेक्टर कोड, बाइनरी कैरेक्टर कोड एक ऐसा बाइनरी कैरेक्टर कोड एक ऐसा कोड है जिसमें हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग होती है, यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग होती है। ठीक है, हर कैरेक्टर के लिए यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 2 कैरेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, इनको मैंने स्टोर करना है तो इनके लिए मेरे पास बाइनरी स्ट्रिंग क्या होगी? यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग। मेरे पास सिंगल बिट कोड, सिंगल बिट कोड में यूज कर सकता हूँ। इसके लिए 0 इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसके लिए 1 इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सिंगल बिट कोड है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिंगल बिट। ठीक है, सिंगल बिट कोड ये हमारे पास। अगर सपोज कि मेरे पास अगर कैरेक्टर जो हैं वो 2 से ज्यादा आ जाते हैं, 3 हो जाते हैं, अब सिंगल बिट कोड के जरिए तो मैंने ये 2 कैरेक्टर्स को इनकोड कर लिया, इनका 2 कैरेक्टर्स का तो कोड बना लिया, लेकिन तीसरे का कोड कैसे जनरेट करूंगा मैं? वो नहीं हो सकता सिंगल बिट में। इसके लिए फिर हमें डबल बिट कोड की जरूरत पड़ेगी, 2 बिट कोड, उसको मैं नाम दूंगा 2 बिट कोड। ठीक है, 2 बिट कोड, और उसमें हर एक कैरेक्टर का जो कोड होगा वो 2 बिट्स का होगा, 00, 01, 10 और 11। इट मीन्स कि 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स इसमें हम मैक्सिमम 4 कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। ए का कोड में रख सकता हूँ ये 00 है, ठीक है, बी का कोड में रख सकता हूँ ये बी 01 है, सी का कोड ये रख सकता हूँ, डी का ये रख सकता हूँ। इसमें 4 मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर 4 से ज्यादा कैरेक्टर आ जाए, ई आ जाए, एफ आ जाए, ठीक है, फिर मेरे पास 3 बिट कोड आ जाएगा, 3 बिट कोड। ठीक है, 3 बिट कोड, 3 बिट में क्या होगा कि मेरे पास 3 बिट्स हर कोड के लिए, हर कोड के लिए 3 बिट्स इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, 0000001, ठीक है, और इसी तरह कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? इनके 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 111। तो इट मीन्स कि मैं ए बी एंड सो ऑन, ये टोटल ये जो कैरेक्टर्स होंगे ये 8 कैरेक्टर 1 से लेकर 8 तक मैं स्टोर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 8 बिट 3 बिट कोड जो है ये मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यानी कि सूटेबल है हमारे लिए। लेकिन अगर ये कैरेक्टर 8 से भी ज्यादा आ जाए, यहाँ पे 9 वाला कैरेक्टर भी आ जाए, तो फिर ये 3 बिट कोड भी हमारे लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इंक्रीज करते जाएंगे इन शॉर्ट। अब ये तीनों सिंगल बिट कोड, 2 बिट कोड, 3 बिट कोड, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, इन तीनों में एक चीज ये कॉमन है कि इस सिंगल बिट कोड में देखें, इन दोनों के लिए जो कोड हमने जनरेट किया है उनकी जो बिट्स हैं वो उनकी लेंथ फिक्स्ड है। इसकी बिट्स भी सिंगल है, इसकी बिट भी सिंगल है। इसी तरह यहाँ पे जो कोड जनरेट किया है हर कोड की लेंथ फिक्स्ड है, सेम है, ट्रू। सब
इन सब में 2 बिट्स यूज हुई हैं, जबकि 3 बिट में 3 बिट्स यूज हो रही है। अगर 4 बिट कोड आ जाएगा तो 4 बिट्स, अगर 5 बिट्स कोड आ जाएगा तो 5 बिट्स। इसी तरह आज की 7 बिट कोड है, तो हर कैरेक्टर के लिए 7 बिट कोड इस्तेमाल होगा उसको स्टोर करने के लिए। क्लियर? यहां तक किसी को कोई इशू हो तो मुझसे पूछ ले। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फिक्स्ड कोड की जो लेंथ है वो फिक्स होती है, कोड की लेंथ फिक्स होगी। ये कोड की, सपोज कि हमारे पास ये सेट है जिससे हमने कोड बनाना है, तो ये सिंगल बिट कोड है, ये डबल बिट कोड क्या है। इसी तरह जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी, इसी तरह ये 3 बिट कोड है, ठीक है, 3 बिट कोड आ जाएगा। इसी तरह 4 बिट कोड एंड 5 बिट कोड। क्लियर? ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताई है। अब चलते हैं वेरिएबल लेंथ की तरफ। फिक्स्ड कोड लेंथ को तो आपने देख लिया कि हर कैरेक्टर की जो कोड की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होती, ठीक है, सेम होगी, ठीक है। जबकि वेरिएबल लेंथ कोड में ऐसा नहीं है। वेरिएबल लेंथ कोड में एक सिंपल सा मैं कंसेप्ट देता हूँ कि हमारे पास एक कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है ए बी सी डी ई, ये चंद एक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब वेरिएबल लेंथ कोड में इन कैरेक्टर्स के जो भी कोड होंगे उनकी लेंथ मुख्तलिफ हो सकती है। सपोज कि ये ए का कोड है, ये कोड्स मैं ऊपर लिख रहा हूँ, कोड्स, ठीक है। ये ए का कोड है, ये बी का कोड है, इसकी लेंथ हो सकती है 101। ये सी का कोड है, इसकी लेंथ हो सकती है 111। इसकी लेंथ हो सकती है 1010, ठीक है। इसकी लेंथ हो सकती है 11। ये इस तरह की कुछ भी हो सकती है। अब देखें, वेरिएबल लेंथ में हर कैरेक्टर का जो कोड है उसकी लेंथ डिफरेंट है, उसकी लेंथ डिफरेंट है, ठीक है। ये है वेरिएबल लेंथ कोड, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं कि वेरिएबल लेंथ कोड आइडिया हो गया है तो इसको हम स्टडी करते हैं, इसके पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये इट्स बेटर देन फिक्स लेंथ कोड। क्लियर? क्योंकि इसमें हम बिट्स को रिड्यूस कर लेते हैं, हम बिट्स को एफिशिएंटली यूज करते हैं मेमोरी को। सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट गिव्स शॉर्ट कोड वर्ड्स फॉर फ्रीक्वेंट कैरेक्टर। यानी कि फाइल के अंदर, सपोज कि मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, फाइल है, इस फाइल में ए जो है वो सबसे ज्यादा टाइम अकर हुआ है 45,000 टाइम, 45,000 टाइम ए, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर हुआ है ए। तो ए का जो कोड होगा वो सबसे शॉर्ट होगा, हो सकता है वो 2 बिट का हो, सबसे शॉर्ट कोड होगा। यानी मतलब ये कि जो कैरेक्टर जितना ज्यादा दफा रिपीट होगा उतना उसका कोड की जो लेंथ होगी वो शॉर्ट होगी। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट क्या है, इनफ्रीक्वेंट कैरेक्टर। जो कैरेक्टर सबसे कम आया है, सपोज कि मेरे पास ई डी है, डी सिर्फ 5 टाइम अकर हुआ है, डी सिर्फ 5 टाइम अकर हुआ है, जो सबसे इनफ्रीक्वेंट कैरेक्टर है उसका कोड वर्ड सबसे लॉन्ग होगा। अब डी का जब कोड बनेगा तो डी का कोड सबसे लॉन्ग होगा, हो सकता है कि वो इसका ये कोड बने, ठीक है। तो इनफ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स का कोड की लेंथ लॉन्ग होगी और फ्रीक्वेंट कोड जो कैरेक्टर है उसके कोड की लेंथ शॉर्ट होगी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरिएबल लेंथ कोड में। क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब जब हमने वेरिएबल लेंथ कोड को यूज करना है तो हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी आती है फिक्स कोड की, ठीक है, फिक्स कोड। बच्चे ताहिरा, ये मैसेज प्रोजेक्ट के बारे में मैसेज करने का टाइम है, मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, पहले लेक्चर तो सुन लें, पहले लेक्चर सुन लें, बाद में प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लीजिए।
जी, प्रीफिक्स यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है प्रीफिक्स कोड की, वेरिएबल लेंथ कोड के हवाले से। उस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि वो प्रॉपर्टी क्या है। इसको प्रीफिक्स कोड भी कहा जाता है, इसको प्रीफिक्स प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, इसके डिफरेंट नेम है। और ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ये है it define no code word is a prefix of any other code word। बच्चे ये कौन मैसेज कर रहा है? जी, नो कोड वर्ड इज अ प्रीफिक्स ऑफ एनी अदर कोड वर्ड, यानी कि हमारा जो एक दफा कोड हमने डिफाइन कर दिया किसी कैरेक्टर का, उस कोड को हम किसी दूसरे कैरेक्टर के प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं इस प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत है वो मैं बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल है मेरे पास, ये एक करैक्टर है, बी करैक्टर है और सी करैक्टर है, ठीक है। ए का कोड मैंने रखा है, ए का कोड मैंने रखा 0, बी का कोड मैंने रखा 1 और सी का कोड मैंने रख दिया 0 1, ठीक है। फाइल में 3 ही करैक्टर थे और मेरे पास एक मैसेज है, मैसेज क्या है 0 0 1 1, ठीक है। या इसको थोड़ा शॉर्ट कर लें एग्जांपल को, ये मैसेज है, ठीक है आपके पास। अब इस मैसेज को जब डिकोड करना है, ठीक है, डिकोड करते वक्त सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 0 किसका कोड है, 0 कोड है ए का, ए कैरेक्टर आ जाएगा। ये किसका कोड है, ये कोड है हमारे पास बी का, ये आ जाएगा बी। ये 1 किसका कोड है, 1 बी कोड है बी का। एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। दूसरी पॉसिबिलिटी इस मैसेज से क्या बनती है, दूसरी पॉसिबिलिटी, एक और पॉसिबिलिटी बनती है, वो ये है कि अगर कंप्यूटर ये भी तो देख सकता है कि इन दोनों को कंबाइन करके कोड 01, 01 किसका कोड है, सी का, और ये सेपरेट 1, लास्ट वाला 1, सिंगल 1, ये किसका कोड है, ये बी का। अब देखें मैसेज एक ही है, मैसेज क्या है 011, लेकिन उसकी 2 आउटपुट आ रही हैं डिकोड करने पे। जब हमने उसकी आउटपुट निकाली, उसको ओरिजिनल डाटा में कन्वर्ट किया, तो उसकी 2 आउटपुट आ रही हैं, ओरिजिनल डाटा 2 आ रहा है, एक है ए बी बी और एक है सी बी। अब दोनों में से कौन सा करेक्ट है ये हमें नहीं पता। हमने तो कोड के अकॉर्डिंगली, इस कोड के अकॉर्डिंगली इसको डिकोड किया है ना, लेकिन कौन सा करेक्ट डाटा है, कौन सी करेक्ट आउटपुट है, ये हमें नहीं पता। यहाँ पे आकर ये कंप्यूटर जो है वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा अगर हमने ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया तो। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि हमारे पास कोडवर्ड जो है किसी एक करेक्टर का, नो कोडवर्ड इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स ऑफ एनी अदर कोड वर्ड। अब देखें ये 0 क्या है, ये कोड वर्ड है किसका, ए का, और इस 0 को आप प्रीफिक्स के तौर पर भी यूज कर रहे हैं। बात समझ आई? अब 0 को प्रीफिक्स के तौर पर हम सी के कोड में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये सी का कोड करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये है प्रॉपर्टी कि किसी एक कैरेक्टर का कोड किसी दूसरे कैरेक्टर के प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सी का कोड यूं लिखूं कि सी का कोड 10 है, फिर भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बी का प्रीफिक्स आ जाएगा, ये बी का प्रीफिक्स आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो हम ये भी सी का कोड इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस कंफ्यूजन से बचा जा सके और हमारे पास जो आउटपुट आए डिकोडिंग करते वक्त, जो आउटपुट आए वो करेक्ट आउटपुट आए। क्लियर? इस एग्जांपल में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये एग्जांपल यहाँ पे रिटन फॉर्म में है, सारे टेक्स्ट फॉर्म में, तो इसको पढ़िएगा। तो इसके मुख्तलिफ नेम है, इसको आप प्रीफिक्स कंडीशन कोड भी कहते हैं, कॉमा फ्री कोड भी कहते हैं, डिफरेंट नेम है, ठीक है।
इसको आप देखिएगा, ये भी एग्जांपल वही है जो मैंने अभी बताई। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग में सबसे पहले हफमैन कोडिंग में वेरिएबल लेंथ कोड इस्तेमाल किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें डाटा का सीक्वेंस होता है, हमारे पास कैरेक्टर्स की सीक्वेंस होती है, एक अरे होती है कैरेक्टर्स की। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि इसको मोस्टली यूज किया जाता है डाटा कंप्रेशन के लिए, डाटा को कंप्रेस करने के लिए। और जब ये डाटा को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो 20 to 90% ये डाटे के जो कॉस्ट है उसको सेव करता है, यानी कि मेमोरी को रिड्यूस करता है 20 to 90%। अगर हम बिट्स की बात करें तो ये बिट्स को रिड्यूस करता है ये टेक्निक। ठीक है, फाइल्स को स्टोर करने के लिए। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट में क्या है कि हफमैन ग्रीडी एल्गोरिथम यूज टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ अकरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कि आपके पास जो भी फाइल है उस फाइल के अंदर जो कैरेक्टर अकर हो रहे हैं उनके नंबर ऑफ अकरेंस या फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, या आपको गिवन होगी या कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आपके पास जो भी डाटा गिवन होगा, जो भी फाइल गिवन होगी, उसमें से आपने नंबर ऑफ अकरेंस हर कैरेक्टर का फाइंड आउट करना है और एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेना है। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी टेबल को हम यूज करेंगे बाइनरी स्ट्रिंग कोड जनरेट करने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस बारे में जी। ये हमारे पास सपोज की एक फाइल है, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सपोज की एक फाइल है हमारे पास। ठीक है, उस फाइल के अंदर ये 6 कैरेक्टर्स हैं जो ऊपर अरे में गिवन है, ए बी सी डी ई और एफ। और ये ए कितनी, ए की फ्रीक्वेंसी क्या है 45, ये 1000 में है सारे, ये देखें 1000 में 45,000। ठीक है, इसी तरह इस फाइल में बी की फ्रीक्वेंसी क्या है 13,000। ठीक है, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन है इस फाइल में 6 कैरेक्टर्स की। और ये फाइल का साइज हमने कैलकुलेट करना है, फाइल का साइज बिट्स में वो हमने कैलकुलेट करना है कि कितनी बिट्स ये रिक्वायर्ड हैं इसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, बिट्स वो हमने कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब हम इस एग्जांपल को दोनों मेथड से करेंगे, फिक्स्ड लेंथ कोड के जरिए भी करेंगे। ठीक है, और हम वेरिएबल लेंथ कोड के जरिए भी करेंगे। क्लियर? पहले देखते हैं फिक्स लेंथ कोड के जरिए। फिक्स लेंथ कोड के जरिए ये कितने, हमें पहले ये देखना है कि ये कैरेक्टर कितने हैं। ये 6 कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर के लिए कितने बिट्स चाहिए हों। आपके पास 2 बिट कोड है, 2 बिट में कितने पॉसिबल कम्बिनेशन है 4। इसका मतलब इसमें 6 कैरेक्टर स्टोर हम नहीं कर सकते। ठीक है, 3 बिट कोड, 3 बिट कोड में हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन कितने हैं 8। ठीक है, इट मीन्स कि हम 3 बिट कोड यूज कर सकते हैं इन 6 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। क्लियर? तो वो हमने यूज किया है, ये 3 बिट कोड हमने यूज किए हैं इन कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अब हमने इनकी टोटल बिट्स कैलकुलेट करनी है। टोटल बिट्स कैलकुलेट करनी है। टोटल बिट्स के लिए एक सिंपल सा फार्मूला ये है, सिंपल सा फार्मूला है कि समीशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर, ये क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर मल्टीप्लाई डेप्थ ऑफ कैरेक्टर। डेप्थ ऑफ कैरेक्टर मींस जब हम ट्री बनाएंगे, इसमें ट्री बनाएंगे, जब हम ट्री बनाएंगे तो उसको हम डेप्थ, इस डी को डेप्थ भी कह सकते हैं, इसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम बेसिकली ये है क्या डेप्थ या डिस्टेंस, ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ बिट्स है, सॉरी नंबर ऑफ बिट्स हैं किसी भी कोड में। यानी कि इस कोड के अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं 3, इसमें कितनी है 3,
इसमें कितनी बिट्स हैं, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये नंबर ऑफ बिट्स हैं, क्लियर। और इनका समीशन करना है हमने, ठीक है, ये समीशन है मींस सम करना है। इसको कैलकुलेट करते हैं, ज़रा मैं स्पीड के साथ करूँगा क्योंकि थोड़ा टाइम शॉर्ट है। देखें, सबसे पहले ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, 45 मल्टीप्लाई बाय बिट्स कितनी है, 3 प्लस बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस एंड सो ऑन। और सब को जब सम कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो लास्ट में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी 1000 में है, ठीक है। इन सब में कॉमन है 1000, तो 1000 को कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास बिट्स बन जाएंगी 300,000 बिट्स, ठीक है। इतनी बिट्स रिक्वायर है इस फाइल को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इतनी बिट्स रिक्वायर्ड हैं इस फाइल को स्टोर करने के लिए, क्लियर। ये मैंने सॉल्व किया है आपके लिए, इसको देखते हैं। ये ठीक है, ये ए के लिए है, ये डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन, ये बी के लिए है, ये सी के लिए एंड सो ऑन, ठीक है। और ये लास्ट में 1000 को मल्टीप्लाई किया है, तो ये बिट्स है फिक्स लेंथ कोड के लिए। हर कैरेक्टर की जो कोड की जो लेंथ है वो फिक्स है 3 बिट्स, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को हम जब हफमैन कोडिंग में यूज करेंगे, तो हफमैन कोडिंग के लिए सबसे पहले हमें इस कैरेक्टर्स को इनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब यह है कि जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है वो सबसे पहले कैरेक्टर आएगा, सबसे पहले एफ आ जाएगा, और उसके बाद ये है ई आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास सी आ जाएगा, फिर हमारे पास बी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, और फिर ए आ जाएगा। ये सीक्वेंस बनेगा। इस सीक्वेंस में हमने अरेंज करना है अपनी अरे को, ठीक है, हफमैन कोडिंग के लिए, हफमैन कोडिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में है, देखते हैं इसको। ये हमारे पास 6 कैरेक्टर थे, उनको हमने अरेंज कर लिया उनकी फ्रीक्वेंसी को अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी को देखते हुए। और हर कैरेक्टर जो है वो नोड्स होंगे, जितने कैरेक्टर्स हैं उतने नोड्स हैं, n = 6 और नोड्स होंगे। ये नोड्स इसलिए हैं क्योंकि हम ट्री बनाने जा रहे हैं अभी। हफमैन कोडिंग में ट्री यूज होती है, ट्री मैकेनिज्म बनता है, ठीक है। और हर नोड एक कैरेक्टर को शो करेगा, और लूप की आइटरेशन कितनी होगी, n-1 तक, ठीक है। जी, ये आपके पास अरे है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मिनिमम सिलेक्ट करना है, ठीक है। मिनिमम सिलेक्ट करना है, और उसको आपने लेफ्ट साइड पे, फर्स्ट मिनिमम को लेफ्ट साइड पे आपने पुट कर देना है, और फिर सेकंड मिनिमम, ये फर्स्ट मिनिमम था, सेकंड मिनिमम राइट साइड पे आ जाएगा। दोनों मिनिमम को आपने सिलेक्ट कर लेना, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड कर देना, एक नया नोड बना देना है, एक नया नोड बनेगा और फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। आपने ये हमेशा ज़हन में रखना है, जो फर्स्ट मिनिमम है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, जो सेकंड मिनिमम है वो राइट साइड पे आएगा, ठीक है। और एक नया नोड बन जाएगा दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके, ठीक है। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके एक नया नोड बन जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस नए नोड के बनने के बाद नए नोड के लेफ्ट साइड पे आपने इस पाथ को 0 कहना है, ठीक है, और राइट साइड वाले पाथ को 1 कहना है। ये रूल्स हैं इसके, ठीक है। लेफ्ट साइड पे 0 और राइट साइड पे 1, ठीक है। अब ये एक ट्री बन गई है। अब ये पूरी की पूरी ट्री जो है ये एक नोड कंसीडर होगी, और इस पूरी ट्री को हम इस अरे में दोबारा सॉर्टिंग पोजीशन पे ऐड कर देंगे। सॉर्टिंग पोजीशन कौन सी बनती है, ये 13 के बाद यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे, क्लियर। इसको देखते हैं। ये हमने इस पूरे को हमने इस ट्री बनाया,
फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम सेलेक्ट करके और फिर इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट होगी। फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 है, एक जी नोड क्रिएट करेंगे। जी नोड में फर्स्ट मिनिमम क्या था, एफ, उसको हमने लेफ्ट साइड पे ऐड कर दिया, जी के लेफ्ट साइड पे। और सेकंड मिनिमम सेलेक्ट करेंगे, सेकंड मिनिमम को हम जी के राइट साइड पे ऐड कर देंगे और दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हमने जी की फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया और फिर हमने क्यू और जी को रिटर्न करवा दिया। क्लियर? यहां तक किसी को कोई इशू? और ये बाद में जब ट्री बन जाएगी इसको सॉर्टेड पोजीशन में लेके आना है। अगेन ये सॉर्टेड पोजीशन है। अब ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2, ये पूरी की पूरी ट्री जो है, ये नोड नंबर 3, ये नोड नंबर 4, ये 5। क्लियर? यहां तक किसी को कोई इशू? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में अब फिर ये फर्स्ट मिनिमम ये है, सेकंड मिनिमम ये है, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 और इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा सी और राइट साइड पे इसके क्या आ जाएगा, बी। लेफ्ट साइड पे 0 और राइट साइड पे 1। और जब हम इसको अरे में वापस पुट करेंगे तो ये 25 इस पोजीशन पे जाएगा 16 के बाद। क्लियर? ये सेकंड आइटरेशन में, ये हमने सेकंड आइटरेशन में ये ट्री बना ली, ठीक है। अब फिर ये नोड नंबर 1, ये नोड नंबर 2, ये 3 नोड नंबर और ये नोड नंबर 4, ठीक है। अब हमने फिर मिनिमम क्या है इनमें से, नेक्स्ट आइटरेशन पे चलते हैं। ये अब इनमें से मिनिमम क्या है, इनमें से मिनिमम ये मिनिमम है और ये मिनिमम है। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। एक नया नोड बनाएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 बनेगी दोनों के ऐड करके, और इसकी लेफ्ट साइड पे मिनिमम के आएगा। लेफ्ट साइड पे फर्स्ट मिनिमम क्या है, ये पूरी की पूरी ट्री, लेफ्ट साइड पे ये पूरी की पूरी ट्री आएगी 14, ठीक है। और यहाँ पे 14 का लेफ्ट पे एफ है, ठीक है। और 14 के राइट पे हमारे पास क्या है, ई, ठीक है। और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और इसका भी हम राइट बना लेंगे और इसके राइट पे क्या आएगा, डी, दूसरा मिनिमम, और इसके लेफ्ट साइड पे 0 और इसके राइट साइड पे 1। ये पूरा ट्री बन जाएगा, ठीक है। और इस ट्री को हमने सॉर्टेड पोजीशन में लेके आना। सॉर्टेड पोजीशन क्या बनेगी, इसकी सॉर्टेड पोजीशन ये बनेगी 25 के बाद। क्लियर? ये हमारे पास 25 के बाद। इसी तरह नेक्स्ट आइटरेशन में हम फिर ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है, मिनिमम नोड को, ये फर्स्ट मिनिमम है, ये सेकंड मिनिमम है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 55, और इसको हमने सॉर्टेड पोजीशन में लेके आ गए, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट में भी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल ट्री बन जाएगा। जी शरोज, आपका क्वेश्चन बचे? यस सर, ये लास्ट स्टेप समझा दिए जो 30 वाले से आगे। ओके ओके, जी ये 30 से ऑनवर्ड, ठीक है। मैं ये देखें, इन दोनों को हमने अब ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 55 बनेगा। 55 जी नोड की फ्रीक्वेंसी 55, ठीक है। जी नोड के लेफ्ट साइड पे क्या आना है, ये पूरी की पूरी ट्री आएगी, ठीक है। 25, ठीक है। 25 का फिर लेफ्ट होगा हमारे पास एफ, सॉरी सी, ठीक है। और इसका 25 का राइट होगा हमारे पास बी, ठीक है। यहाँ पे ये राइट है 1 आ जाएगा, ये लेफ्ट है 0 आ जाएगा, ये भी लेफ्ट है तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 55 के राइट में ये सारी की सारी ट्री आ जाएगी, ये सारी की सारी ट्री 30, ठीक है। 30 के लेफ्ट पे
हमारे पास 14 है, ठीक है, ठीक है, और 14 के लेफ्ट पे हमारे पास F है, ठीक है, और 14 के राइट पे हमारे पास E है, ठीक है, और 30 के राइट पे हमारे पास D है। ये राइट है तो 1 आ जाएगा, ये लेफ्ट है 0 आ जाएगा, राइट है 1 आ जाएगा, लेफ्ट है 0 आ जाएगा, और ये राइट है 1 आ जाएगा, ये ट्री बन जाएगी। क्लियर? और इसको सॉर्टेड पोजीशन पे कहाँ पे? 55 के लास्ट पे। क्लियर? जी, मीटिंग एंड हो जाएगी तो हम ज्वाइन करेंगे, रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। अभी 1-2 सेकंड में ये एंड हो जाएगा। ये आपके पास फाइनल ट्री बन जाएगा, इसको भी कंप्लीट करके ये फाइनल ट्री बन जाएगा। जी मुकर्रम सर वो थोड़ा सा जल्दी कर दीजिएगा, दूसरी मीटिंग 7 बजे से पहले जी अगर बच्चे, काइंडली हो सके। मुझे आई